हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मीकांत द्विवेदी, रीजनिंग एजुकेटर। और आज हम बात करेंगे कांस्टेबल एग्जाम की। ठीक है, कांस्टेबल एग्जाम जो 2017 में कंडक्ट हुआ था और 19 अगस्त 2017 को हुआ था। और जो शिफ्ट थी वो फर्स्ट शिफ्ट थी 9 AM का। तो इसमें कितने क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड पूछे गए थे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग यहाँ पे जो 23 क्वेश्चन है वो रीजनिंग से पूछे गए थे और एक एक करके हम उनका एनालिसिस करेंगे, आज डिस्कस करेंगे किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सीता। यहाँ पे पूछा गया है कि सीता का जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो कौन होगा। हिंदी में कहें तो नाती या नतनी, पोती या पोते पूछा गया है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सीता जो है वो इसमें कहाँ पर है, टॉप के जनरेशन में है, फर्स्ट जनरेशन में। अगर हम ब्लड रिलेशन में जनरेशन की बात करें तो सीता अगर टॉप के जनरेशन में है तो सीता के बाद उसके नीचे के जनरेशन में उसके आएंगे चाइल्ड। ठीक है, उसके बच्चे आएंगे, सन या डॉटर आएगा। उसके बाद उसके नीचे के जनरेशन में आएंगे उसके ग्रैंड चाइल्ड। तो ग्रैंड चाइल्ड अगर देखा जाए सीता के रेस्पेक्ट में, तो अगर सीता टॉप के फर्स्ट जनरेशन में है तो बॉटम के जनरेशन में आएंगे उसके चाइल्ड और उसके थर्ड जनरेशन में आएंगे उसके ग्रैंड चाइल्ड। अब इसको हम ऑप्शन से देखें तो उससे पहले अगर डायग्राम को एनालिसिस करें तो ये जो यहाँ पे राहुल, सरिता, प्रियंका और जयेश दिए गए हैं ये सेकेंड जनरेशन में है। बाकी के जो बचे हुए हैं कपिल, कुणाल, प्रिया, सार्थक, मोना और राहुल, ये है थर्ड जनरेशन में। तो जो भी ग्रैंड चाइल्ड होगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा, इन्हीं पर्सन में से कोई एक होगा जो ग्रैंड चिल्ड्रन होगा। तो पहला देखते हैं, पारुल और कपिल दिया गया है। तो यहाँ पे कपिल मैच हो रहा है और कौन मैच हो रहा है, पारुल। तो पारुल और कपिल दोनों यहाँ पे मैच हो गए हैं, मतलब जो आंसर है वो होगा पारुल एंड कपिल, मतलब ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। बाकी अगर देखें कि बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो आंसर क्यों नहीं होंगे, तो यहाँ पे दिया गया है प्रियंका और सार्थक। प्रियंका देखें तो सेकेंड जनरेशन में है तो मतलब यह नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड जनरेशन में होना जरूरी था। दूसरा दिया है कुणाल और सरिता। कुणाल अगर देखा जाए तो कुणाल थर्ड जनरेशन में है, लेकिन जो सरिता है वो सेकंड जनरेशन में है, तो ये भी नहीं होगा। अगला दिया गया है मोना और राहुल। मोना और राहुल में से मोना तो थर्ड जनरेशन में है, लेकिन जो राहुल है वो सेकंड जनरेशन में है, तो फिर से ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है क्योंकि दोनों ही पर्सन को थर्ड जनरेशन में होना जरूरी था। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन को जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है इस पे नहीं देखना है। ये हमने क्वेश्चन जैसा कांस्टेबल के एग्जाम में आया था वैसे ही वहां से लिया गया है, तो इस पे फोकस नहीं करना है ना। ये उसका सीक्वेंस है, अपने अकॉर्डिंग ये सेकंड क्वेश्चन है। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि डिमांड को अगर इस तरीके से कोड किया गया है, सप्लाई को इस तरीके से कोड किया गया है, तो क्वांटिटी को किस तरीके से कोड करेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें डिमांड का कोड, तो डिमांड को अगर देखा जाए लेफ्ट टू राइट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे DEMAND दिया गया है और नीचे अगर देखें तो सेम चीज लिखा गया है DEMAND, मतलब डिमांड को यहाँ पे रिवर्स कर गया। तो ऊपर अगर डिमांड की स्पेलिंग लेफ्ट टू राइट में है तो नीचे उसको क्या लिखा गया है, राइट टू लेफ्ट में। उसी तरीके से अगर देखें तो सप्लाई को लिखा गया है। तो अब हम उसी तरीके से क्या करेंगे, क्वांटिटी को भी कोड करेंगे। तो अगर क्वांटिटी की स्पेलिंग को हम यहाँ पे ऊपर लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो नीचे इसको हम क्या पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो अब अगर इसको देखा जाए तो क्या बन जाएगा, अगर यहां से देखा जाए तो ये पहले Y आएगा, YTITNAUQ, YTITNAUQ। तो YTITNAUQ मतलब जो ऑप्शन ए है वही अपना आंसर हो जाएगा, मैच हो रहा है तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी के क्यों नहीं होंगे, तो स्पेलिंग में कुछ न कुछ मिस्टेक हो रही होगी। देखें तो YTITANQU, यहाँ पे Q पहले आ गया है जबकि Q जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए था। और यहाँ पे Q से पहले अगर देखें तो U आना चाहिए, इन दोनों में ही I आ रहा है, तो ये चीजें गलत हो गई है क्योंकि एज इट इज मैच नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी की स्पेलिंग को रिवर्स करना था। तो ये चीजें जब हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तब समझ में आएगा इसमें लॉजिक कैसे लगाना है, क्या ट्राई करना है। तो यहाँ पे अभी हम ज्यादा बेसिक में या ज्यादा डिटेल में नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा और क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब अगर देखें तो ये कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन लिया गया है और इसको हम बोलते हैं वर्ड कोडिंग, जिसमें वर्ड दिया जाता है उसका कोड दिया गया है। तो यहाँ पे राइट साइड में वर्ड दिए गए हैं, वाइज एंड क्लेवर, क्लेवर यंग बॉय, यंग मीन्स फ्रेश, और उसके लिए यहाँ पे पहले कोड दिया गया है। तो पहले कोड है, बाद में वर्ड दिया गया है। अब क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि बॉय का कोड क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द वर्ड फॉर बॉय इन दैट लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में बॉय का जो कोड है वो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखें तो बॉय जो है वो इस लाइन में है, सेकंड लाइन में है। लाइनिंग की अगर नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट लाइन हो जाएगा, ये सेकंड लाइन हो जाएगा और ये थर्ड लाइन हो जाएगा।
तो बॉय का कोड हम बता नहीं सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बॉय जो है और किसी लाइन में कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमन वर्ड है उसको फाइंड करते हैं कि कॉमन वर्ड क्या है। तो क्लेवर और यंग दिए गए हैं, क्लेवर और यंग देखें तो यहाँ पे कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्लेवर को अगर देखें, तो क्लेवर को अगर हम सर्कल में रखें तो क्लेवर जो है फर्स्ट और सेकेंड लाइन में था। अगर इन दोनों लाइन में देखें कौन सा कोड कॉमन है, तो इन दोनों में अगर देखें तो DAS कॉमन है, DAS मतलब क्लेवर का जो कोड है वो DAS हो जाएगा। अगला देखें यंग के लिए, तो यंग के लिए हम इसको अलग बॉक्स में बनाते हैं, तो इसको हम स्क्वायर में बना लेते हैं। और यहाँ पे यंग था तीसरी लाइन में, तो इसको भी हम बॉक्स के अंदर बना लेते हैं। तो इन दोनों में हमने यंग को बॉक्स में बनाया, अलग डायग्राम में ड्रॉ करना है जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब इन दोनों सेकेंड और थर्ड लाइन में देखें तो यंग के लिए कोड क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो कॉमन होगा तो देखा जाए तो JONA कॉमन है, मतलब जो यंग है उसका जो कोड है वो क्या हो गया, JONA। बचा क्या यहाँ पे बॉय, और यहाँ पे कोड में क्या बचा, SOM, मतलब बॉय का कोड क्या होगा, SOM। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो हो जाएगा अपना आंसर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन वर्ड होते हैं पहले हम उनका कोड फाइंड करते हैं। अगर कॉमन वाले वर्ड का कोड फाइंड हो गया है तो जो रिमेनिंग बचा है उसका कोड हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, और यहाँ पे ये दिया गया है कि बोर्ड को अगर इस तरीके से कोड किया गया है तो अगला जो कोड है उसको कैसे कोडिट करेंगे, वर्ड है। तो अगर B से E देखा जाए तो पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखें, तो B की वैल्यू 2, O 15, A 1, R 18, D की वैल्यू हो जाएगी 4, E की वैल्यू 5, R 18, D की वैल्यू 4, U 21 और G की वैल्यू हो जाएगी 7। इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। 2 से 5 आया, मतलब डिफरेंस कितने का आया, +3 का। O की वैल्यू होती है 15, R की वैल्यू 18, 15 से 18 आया, मतलब क्या हुआ, +3। E को D लिखा गया, A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 4, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन सभी में जो डिफरेंस चल रहा है वो +3 का चल रहा है। तो सेम चीज +3 का डिफरेंस यहाँ पे करेंगे, तो F में +3, इन सभी में हम +3 करेंगे अगर, तो आंसर क्या होगा, तो F +3 करेंगे I हो जाएगा, K +3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा N, D +3 करेंगे G, L +3 करेंगे O और U +3 करेंगे तो आ जाएगा X। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, प्लेस वैल्यू नहीं लिखी है। अगर आपको ये प्लेस वैल्यू याद है इनकी तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा INGOX। INGOX अगर ऑप्शन में देखें तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो मैच हो रहा है, मतलब जो ऑप्शन 4 है वो होगा आंसर। तो यहाँ पे ये जो करेक्ट आंसर दिया गया है ये चीज उस आंसर की में दी गई थी, इसी को हमने यहाँ से ले लिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो जाए कि जो बताया जा रहा है वो सही है या फिर गलत है ना। तो इसलिए आंसर की को भी साथ में रखा गया है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड है और इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें रो ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम रो ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये रो बना लिया है, और अगर इस रो में देखें तो क्या दिया गया है कि 4 स्टूडेंट है, एक ग्रुप है, 4 स्टूडेंट दिया गया है कि एक को दिया गया है रीना, बीना, मीना एंड नीना, ये 4 पर्सन दिए गए हैं। हु स्टैंड इन अ रो में है। अब यहाँ पे दिया है पहले रीना एंड बीना स्टैंड इन 6th and 7th पोजीशंस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम लेफ्ट, मतलब यहाँ पे जो रीना और बीना है वो लेफ्ट साइड से है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जिस क्रम में दिया गया है वही लेना है, मतलब अगर यहाँ पे पहला रीना है तो ये जो 6 दिया गया है ये रीना के लिए होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे रीना आएगी और रीना की जो रैंक है वो 6 लेफ्ट से दी गई है। अगला पर्सन होगी बीना, और बीना की जो रैंक है वो 7th हो जाएगी लेफ्ट से, रिस्पेक्टिवली दिया गया है। आगे देखिए तो क्या दिया है, मीना एंड नीना स्टैंड इन द 4th and 5th पोजीशंस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम राइट, राइट साइड से हैं। तो 4 और 5th में है तो 4th राइट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5th राइट। ठीक है, राइट साइड से देखेंगे तो ये राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो पहले 4th राइट आएगा फिर 5th राइट आएगा। अब इसमें क्या दिया है, मीना एंड नीना रेस्पेक्टिवली, तो पहले कौन आएगा, मीना, और मीना की जो रैंक है वो 4th रैंक हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी मीना और मीना की रैंक होगी 4th राइट। और अगला पर्सन कौन है, नीना, तो नीना की जो रैंक है वो क्या हो जाएगी, 5th राइट हो जाएगी। रेस्पेक्टिवली दिया गया है तो पहले मीना है 4th है तो मीना 4th पे हो जाएगी, अगला है नीना तो नीना आ जाएगी 5th रैंक पे। ठीक है, अब आगे दिया गया है व्हेन बीना एंड मीना एक्सचेंज देयर पोजीशंस। अब मीना और नीना एक्सचेंज कर रहे हैं तो पहले एक्सचेंज कर लेते हैं। बीना और नीना आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जहां पे मीना थी वहां पे आ जाएगी बीना, तो यहाँ पे आ जाएगी बीना, और जहां पे बीना है वहां पे कौन आ जाएगा, मीना, तो यहाँ पे आ जाएगी मीना। इंटरचेंजिंग के बाद हमने लिख दिया। अब आगे दिया है देन बीना, ठीक है, हाँ ठीक है, आगे दिया गया बीना विल बी 15th फ्रॉम लेफ्ट, जो बीना है वो 15 लेफ्ट हो जाएगा, मतलब बीना जब यहाँ पर आती है तो इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 15 हो जाती है।
अब क्या पूछा है कि ओरिजिनली नीनाज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इज, नीना की जो रैंक है ओरिजिनल लेफ्ट साइड से क्या होगी, तो लेफ्ट साइड मतलब ये है यहां से लेके अगर यहां तक हमने 15 काउंट किया है तो इसके पहले जो भी पर्सन होंगे उनकी रैंक 15 से कम होगी, और नीना इसके जस्ट पहले है, मतलब नीना की जो रैंक है वो 14 हो जाएगी लेफ्ट साइड से, क्योंकि नीना की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया, बीना और मीना की रैंक में आया, तो नीना जहां पर थी वहीं पर है, तो नीना की रैंक अगर राइट से 5th है तो लेफ्ट से कितनी होगी 14, क्योंकि यहाँ पे जब बीना आ रही है वो 14 हो रही, सॉरी 15 हो रही है, मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड 14। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये दिया गया है इफ 1 जून 2006, 1 जून 2006 इज ट्यूसडे, यहाँ पे ट्यूसडे दिया गया है, तो पूछा गया है हाउ मेनी संडे वुड बी देयर इन द मंथ, इस मंथ में जो संडे है वो कितनी बार आएंगे, तो जो आंसर है वो हो जाएगा 4, ऑप्शन 4। कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो याद रखना है कि जो जून है वो 30 डेज का मंथ होता है, जून में कितने दिन होते हैं 30 डेज, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 30 डेज का जो मंथ है उसमें फर्स्ट डेट को क्या दिया है ट्यूसडे, और सेकेंड डेट पे क्या आएगा वेडनेसडे, तो केवल यही जो डे हैं वो इस महीने में 5 बार आएंगे या फिर 5 टाइम्स आएंगे, इसके अलावा बाकी भी जितने भी डेज हैं वो सब 4 टाइम्स आएंगे। ऐसा क्यों होगा तो वो भी देख लेते हैं। देखो 1 तारीख को जो आया वो अगली बार कब रिपीट होगा, तो याद रखना है जब भी हम किसी भी डे या डेट में 7 या 7 का मल्टीपल जब ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो सेम डे रिपीट होता है। तो अगर यहाँ पे 1 है, 1 + 7 किया 8, 8 + 7 किया 15, + 7 किया 22, + 7 किया 29, तो ये जून में क्या हुआ 5 बार आ गए। अगला जो है 2 तारीख को क्या आ रहा है वेडनेसडे, तो वो कब आएगा 2 के बाद कब आएगा 9, फिर 16 आ जाएगा और 23 और ये हो जाएगा 30, तो 30 यहाँ पे आ चुका है। और कौन से डे आएंगे जो ट्यूसडे और वेडनेसडे में आएंगे, मतलब यहाँ पे ट्यूसडे 5 टाइम्स आएगा, वेडनेसडे क्या है 5 टाइम्स आएगा, बाकी जो बच गए वो सब आएंगे 4 टाइम्स। और अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया था संडे, रविवार को पूछा गया है कितनी बार आएगा, तो जो रविवार है वो ना तो 1 तारीख को आ रहा है ना ही 2 तारीख को आ रहा है, इसका मतलब वो कितनी बार आएगा 4 बार। इस चीज को याद रखना है। एक और चीज बता दें, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ऑड डेज से। जो ऑड डेज आता है, ऑड डेज कैसे आता है कि अगर इनको हम ये जो डेज दी गए हैं मंथ में अगर इनको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। मतलब अगर फरवरी की बात करें, अगर फरवरी 28 का है तो यहाँ पे कोई भी जो डेज है वो 5 टाइम्स नहीं होगा, सिर्फ 4 टाइम्स होगा। अगर 29 है रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब जो फर्स्ट डेट को आएगा वो इस मंथ में 5 टाइम्स आएगा। अगर 30 है और इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब जो फर्स्ट और सेकेंड डेट को आएंगे ये 5 टाइम्स आएंगे, बाकी सभी कितनी बार आएंगे 4 टाइम्स। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है इसका मतलब है फर्स्ट डेट, सेकेंड डेट और थर्ड डेट, इन 3 डेट में जो डे आएंगे वो 5 टाइम्स आएंगे, बाकी सभी 4 टाइम्स आएंगे। तो इस चीज को अगर हम याद रखते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद कर लें, तो जब आगे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये सीरीज दिया गया है, मिसिंग सीरीज है 2, 8, 3, 27, 4 दिया गया है। तो अल्टरनेट देखें तो 2 से 3, 3 से 4 हो रहा है, तो 4 से अगर नेक्स्ट पूछा जाता, अगर बीच में कॉमा लगाए तो यहाँ पे 5 आ जाता। अब अगर दूसरा अल्टरनेट देखते हैं तो 8 है, और 8 हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 है तो 3 का क्यूब, मतलब क्लियर समझ में आ चुका है कि अगला जो होगा वो होगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या हो जाता है 64, मतलब जो आंसर है वो हो जाएगा 64। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी कोई भी लॉजिक लग सकता है सीरीज के लिए, ये इजी था, 2 से 3, 3 से 4 इजीली समझ में आ गया। तो हमने 8, 27 देखा, तो जो 8 है वो 2 का क्यूब है, जो 27 है वो 3 का क्यूब है, तो नेक्स्ट आना क्या चाहिए 4 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, तो अब अगर इसको देखें तो यहाँ पे कम हो रहा है तो या तो माइनस हुआ है या कुछ डिवाइड हुआ है। तो अगर हम 12 से 36 का लॉजिक देखें तो क्या हुआ है 12 × 3 मतलब क्या आ गया 36। 36 से 108 देखें तो 36 × 3 करेंगे तो 108 आएगा। 108 × 3 करते हैं तो क्या आंसर आ गया 324। तो अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो देखें तो हर बार × 3 हो रहा है, अगर लेफ्ट से राइट में × 3 हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आए जिसमें × 3 करें तो 12 आए, तो या फिर ये कहें कि 12 को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 4। तो अगर हम इस राइट से लेफ्ट की ओर जाएं तो 4 × 3 करते हैं तो 12 आ जाएगा, मतलब लास्ट में जो नंबर है उसमें क्या होना चाहिए था
4 इंटू 3 इक्वल टू 12 आ रहा है, मतलब नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब जो ऑप्शन थर्ड है वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो बहुत ही इजी है, इजीली समझ में आ रहा होगा। 1 4 9 16, तो अगर स्क्वायर याद है तो हम समझ सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4, मतलब नेक्स्ट क्या होगा 5 का स्क्वायर, और 5 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 25। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है 25 वो होगा आंसर। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के, तो इसके लिए क्या है बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर हमने की है इन चैप्टर्स को थोड़ा बहुत भी, तो इजीली बन जाएगा, स्कोर कर सकते हैं। अभी अगला जाते हैं, सिलॉक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो समझ में आ जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको समझा पाए जिससे इजिली समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। तो पहला दिया है ऑल पेपर्स आर सीट, सभी जो पेपर हैं वो सीट हैं, तो ऑल पेपर्स आर सीट, इसको हम डायग्राम के थ्रू करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू, तो समझना इजी रहता है। तो सभी जो पेपर हैं वो सीट हो जाएंगे। ऑल सीट आर बुक, सभी जो सीट हैं वो बुक हैं, तो सभी जो सीट हैं वो बुक के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अब कंक्लूजन पूछा गया है ऑल पेपर आर बुक, सभी पेपर बुक के अंदर है, तो सभी पेपर सीट के अंदर है, सभी सीट बुक के अंदर है, मतलब ऑल पेपर आर बुक कन्फर्म कह सकते हैं, ये कंफर्म कह सकते हैं, सही हो जाएगा। दूसरा दिया है ऑल बुक आर पेपर, सभी बुक पेपर है, तो सभी बुक पेपर के बारे में कंफर्म नहीं कह सकते तो गलत हो जाएगा। तो जो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन है वो होगा ट्रू, तो फर्स्ट कंक्लूजन हो जाएगा सही। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल के बीच में ऑल का रिलेशन दिया गया है, मतलब जो सर्कल अंदर है अगर उसका रिलेशन बी से देखते हैं तो उसके लिए क्या होता है ऑल और सम, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। लेकिन जो सर्कल बाहर है, मतलब अगर हम बी से ए का रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन सही होती है, सम की। तो जैसे यहाँ पे बुक क्या है बाहर है और पेपर कहाँ पर है अंदर की ओर है, तो बुक से अगर हम पेपर देखते हैं तो कौन सी कंडीशन सही होगी, सम। मतलब अगर रिलेशन दिया जाता सम बुक आर पेपर तो ये सही होता, लेकिन रिलेशन क्या पूछ रहा है ऑल बुक आर पेपर, जिसके बारे में कंफर्म है नहीं, कह नहीं सकते, इसलिए चीज क्या हो जाएगी गलत। तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। यहाँ पे ये देख सकते हैं करेक्ट आंसर दिया है ओनली फर्स्ट। अगला क्वेश्चन फिर से सिलॉक्स पर बेस्ड है। क्या दिया गया है ऑल पिलर्स आर वॉल्स, सभी जो पिलर हैं वो वॉल्स हैं, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ऑल पिलर्स आर वॉल्स। आगे दिया है ऑल वॉल्स आर हाउसेस, लगभग सेम क्वेश्चन हो गया है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है, सेम डायग्राम बन रहा है, बस जो वेरिएबल है जो वर्ड है वो चेंज हुए हैं। पहला कंक्लूजन पूछा गया है ऑल हाउसेस आर पिलर, सभी जो हाउसेस हैं वो पिलर है, तो गलत हो गया। यहाँ पे देखें तो जो पिलर है वो अंदर है और जो हाउस है वो बाहर की ओर है, तो क्या बताया गया जो सर्कल अंदर है उसके लिए कौन सा रिलेशन सही होगा, ऑल और सम की कंडीशन, और जो सर्कल बाहर है जो हाउस बाहर है उसके लिए सम की रिलेशन, मतलब अगर हाउस से पिलर का रिलेशन देखते हैं तो सम सही होगा। और यहाँ पे पूछा है ऑल हाउसेस आर पिलर, सभी हाउसेस पिलर हैं, तो गलत हो गया। दूसरा पिलर पूछा गया है ऑल पिलर्स आर हाउसेस, सभी पिलर हाउस है, तो सभी पिलर हाउस के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि सभी पिलर वॉल्स के अंदर हैं और सभी वॉल्स हाउस के अंदर हैं, मतलब सभी पिलर कहाँ होंगे हाउस के अंदर। तो जो सेकंड कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, क्रम चेंज किया गया है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि क्रम इनका बदलता रहता है, हर बार बदल के दिया गया है, तो यहाँ पे याद रखना है ओनली सेकंड, जहां पे ओनली सेकंड मिलेगा वो होगा आंसर। तो यहाँ से भी ये चीज हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ जो सोल्यूशन है उस पर फोकस कर रहे हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो क्योंकि वो चीजें हम अलग से टॉपिक लेकर आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि क्या आंसर होगा, क्या अप्रोच होगी, कैसे सॉल्व करते हैं। आगे दिया गया है ऑल पेंटिंग आर ड्राइंग, सभी जो पेंटिंग है वो ड्राइंग है, तो जो सभी पेंटिंग है वो ड्राइंग के अंदर आएगा, ऑल पेंटिंग्स आर ड्राइंग। ठीक है, अगला दिया है नो ड्राइंग इज पिक्चर, कोई भी जो ड्राइंग है वो पिक्चर नहीं है। ठीक है, कोई भी जो ड्राइंग है पिक्चर नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इनके बीच में रिलेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो सभी ड्राइंग है मतलब कोई भी जो ड्राइंग है वो पिक्चर नहीं है, तो कोई भी जो पिक्चर है वो ड्राइंग नहीं होगा। क्लियर है, याद रखना है नो का जो रिलेशन है वो दोनों साइड से होता है। और जो सभी पेंटिंग है वो ड्राइंग के अंदर आ रहे हैं, अगर सभी पेंटिंग ड्राइंग के अंदर आ गए और कोई भी ड्राइंग पिक्चर नहीं है, मतलब कोई भी जो पेंटिंग है वो पिक्चर नहीं होगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, एक रूल होता है जो आप लोग इसको समझ लें पहले, कि अगर दो वेरिएबल के बीच में नो का रिलेशन है तो ए से बी देखें तो कंडीशन क्या सही होगी, नो और सम नॉट की।
और अगर हम बी से ए देखेंगे तब भी क्या सही होगा, नो और सम नॉट की। तो ये दोनों जो कंडीशन है, अगर नो का रिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में, तो दोनों ही साइड से नो के साथ साथ सम नॉट की कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। और यहाँ पे याद रखना है कि पूरा पेंटिंग ड्राइंग के अंदर है, तो अगर कोई भी ड्राइंग पिक्चर नहीं है तो कोई भी पेंटिंग पिक्चर नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट में पेंटिंग और पिक्चर के बीच में रिलेशन नहीं दिया गया, लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, नो का। अब कंक्लूजन देखें तो पहला दिया है नो पेंटिंग इज अ पिक्चर, कोई भी जो पेंटिंग है वो पिक्चर नहीं है। तो जैसा बता चुके हैं कि इनके बीच में भी नो का रिलेशन बन रहा है और नो का ही रिलेशन पूछा गया है, मतलब ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है नो पिक्चर इज ड्राइंग, कोई भी जो पिक्चर हो ड्राइंग नहीं है, तो कोई भी पिक्चर ड्राइंग नहीं है, ये तो क्लियर दिया गया है कि कोई भी ड्राइंग पिक्चर नहीं है, तो कोई भी पिक्चर ड्राइंग नहीं होगा, मतलब ये कंक्लूजन भी सही होगा। तो आंसर हो जाएगा बोथ, जो सेकंड नंबर पे दिया गया है, बोथ कंक्लूजन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ये भी सिलॉक्स पर है। तो अब अगला दिया है सम बॉयज आर स्क्रू, कुछ जो बॉयज हैं वो स्क्रू हैं, तो सम बॉयज आर स्क्रू कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है ऑल स्क्रू आर नट, सभी जो स्क्रू हैं वो नट हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन पूछा गया सम बॉयज आर नट, कुछ बॉयज नट हैं। तो बॉयज और नट का जो रिलेशन है वो सर्कल है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। मतलब अगर इसको हम ऐसा ड्रॉ करें, इस ऑल बॉयज सम बॉयज आर स्क्रू और ऑल स्क्रू आर नट, तो यहाँ पे जो बॉयज का जो सर्कल है वो नट के सर्कल को ओवरलैप कर रहा है और स्क्रू को भी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बॉयज और नट के बीच में सम का रिलेशन बन रहा है, और यहाँ पे पूछा गया है सम बॉयज आर नट, मतलब ये सही हो जाएगा। अगला दिया है ऑल नट्स आर बॉयज, सभी जो नट है वो बॉयज हैं, तो सम का रिलेशन है, सम के रिलेशन में ऑल के बारे में नहीं कह सकते हैं कंफर्म, तो इसलिए ये चीज गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये दोनों सारे जितने भी कंक्लूजन दिए गए हैं वो सर्टेनिटी में पूछे गए हैं, इनमें पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया गया है। अगर पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया जाता तो सही होता है ना, तो अगर डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट में वही बताना है जिसके बारे में हम 100% कह सकते हैं। तो डायग्राम के से रिलेशन क्या समझ में आ रहा है कि बॉयज और नट के बीच में सम का रिलेशन है, तो अगर सम का रिलेशन है तो ऑल के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक विषम, ज्ञात कीजिए ऑड कौन सा है, ऑड वन फाइंड करना है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो अब अगर वैसे देखा जाए तो सीरीज के अकॉर्डिंग चले तो सीरीज यहाँ पे नहीं बन रही है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है। तो अगर देखें तो 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 33 3 से डिविजिबल है, 60 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 51 भी डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है, लेकिन जो 71 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जो 71 है वो हो जाएगा ऑड। ठीक है, और बाकी वैसे हम सीरीज के थ्रू भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीरीज ऐसी कोई बनेगी नहीं। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कम ज्यादा हो रहा है और फिर नंबर बढ़ रहा था, फिर एकदम से नंबर कम हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बाकी सभी जो नंबर हैं वो 3 से डिविजिबल हैं, लेकिन जो 71 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये है मिसिंग लेटर सीरीज। यहाँ पे ये देखिए मिसिंग लेटर दिया गया है, तो हमें यहाँ पे फिल करना है, बताना है ऑप्शन से कौन सा होगा। और यहाँ पे याद रखना है कि ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे, है ना, एक एक करके ऑप्शन को पुट करेंगे, 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे याद रखना है कि सीरीज का बनना जरूरी है, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन है तो बार बार क्या होता है, रिपीट होना चाहिए। कोई भी सीरीज है जैसे PQR है, PQR हर बार रिपीट हो या फिर अलग तरीके से। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, डायरेक्ट हम बात करते हैं, तो ये जो फोर्थ वाला है ये पिक हो रहा है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सीरीज बन रही है। अगर देखें तो PRQ RPQ, PRQ RPQ, ठीक है, ये वाला मैच हो रहा है। कैसे, इसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि एक एक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने P पुट कर दिया, ठीक है, अगला क्या था R, इसको यहाँ पे R पुट कर दिया। नेक्स्ट क्या है Q, और अगला देखें तो यहाँ पर दिया गया है PRQR, अगला दिया गया है R, उसके बाद यहाँ पे आएगा P और अगला आ जाएगा यहाँ पर Q। इनको पुट किया, पुट करने के बाद देखें सीरीज देखें तो पहला जो सीरीज बन रहा है वो PQR है, मतलब तीनों सिंगल लेटर है। उसके बाद डबल P डबल Q डबल R दोनों रिपीट हो गए। फिर आगे देखें तो ट्रिपल P ट्रिपल Q ट्रिपल R, एक पैटर्न बन रहा है, एक सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ गया ठीक है, एक एक करके पुट करें, नहीं आ रहा है तो लास्ट क्या होता है कि एक एक करके ऑप्शंस को यहाँ पे पुट करें जिस सीक्वेंस में लेटर लिखे गए हैं, और फिर ये देखें कि सीरीज बन रही है या नहीं। अगर सीरीज बन रही है, कोई ना कोई सीरीज बननी चाहिए। सीरीज किसी भी तरीके से हो सकता है हर बार PQR रिपीट हो या एक किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, तो सीरीज बनना जरूरी है। तो पहले क्या था, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, सिंगल रिपीट हुए, नेक्स्ट टाइम डबल रिपीट हो रहे हैं, डबल P डबल Q डबल R, और अगली बार क्या हो रहा है, ट्रिपल P ट्रिपल Q और ट्रिपल R।
उसके बाद अगर देखें तो PQR फिर से आ चुका है, तो सिंगल आ गया फिर से, और उसके बाद देखें डबल P डबल Q डबल R। अगर और आगे देखते हो तो क्या आ जाता, ट्रिपल P ट्रिपल Q ट्रिपल R। मतलब ये चीज क्या है, एक सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर से उसके बाद जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, यही चीज रिपीट हो रही है, फिर सिंगल फिर डबल, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है गलत संयोजन फाइंड करना है, द सीरीज गिवन बिलो। ठीक है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो अब अगर देखें 2 से 7 कैसे आया, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 करें तो क्या हो जाएगा 7। 7 इंटू क्या करते हैं 3 प्लस 1 करते हैं तो क्या आ रहा है 22। 22 इंटू 3 प्लस 1 करते हैं, है ना। ये जो क्या लॉजिक देख रहे थे, 2 से 7 कैसे आया, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 किया तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 किया 7। 7 इंटू 3 21 प्लस 1 किया तो 22। अब 22 प्लस 3 करेंगे तो 66 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 67। तो 7, 22 और 67 ये मैच हो गए। 2 तो ऑलरेडी मैच हो रहा है क्योंकि उसी से लॉजिक हमने ट्राई किया है। अब आते हैं 204 में। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम 67 इंटू 3 प्लस 1 करते हैं तो आंसर आना चाहिए 204। लेकिन अगर देखें तो 7 इंटू 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 1, और 201 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 202। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था 202, जबकि यहाँ पे लिखा गया है 204। मतलब जो डिफरेंट है या जो गलत है वो क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो इसके लिए वही है, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन बताया गया था, वहां ऑड वन था तो वहां पे अलग तरीके, यहाँ पे गलत संयोजन बताना है, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए था। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस जो 204 है ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था 202। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे 120 से 99 आया, फिर 80 आया, फिर 63, 47, 35 आया। तो यहाँ पे अगर देखें तो डिफरेंस चल रहा है। तो अगर 122 से 99 आया तो अगर यहाँ पे देखा जाए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, 20 ये और ये 21 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 99 से अगर 80 देखते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 19 का आ रहा है। 80 से 63 में देखें तो डिफरेंस 17 का आ रहा है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे भी देखें गलत फाइंड करना, ठीक है, गलत फाइंड करना कौन सा होगा। तो अगर पहली बार 21 माइनस हुआ, फिर 19, फिर 17, मतलब अगली बार क्या होना चाहिए था 15। और अगर हम 63 माइनस 15 करते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए था 48, जबकि लिखा क्या गया है 47। अब अगर हम 48 माइनस 13 करते हैं तो 48 माइनस 13 करेंगे, 8 में 3 गए 5, 4 में 1 गया, क्या आ जाएगा, सॉरी वो 4 में 1 गया तो 3 आ जाएगा 35। तो यहाँ पे ये 35 मैच हो रहा है, बाकी सारे मैच हो रहे हैं 15, क्योंकि यहाँ पे देखें तो डिफरेंस हर बार 2-2 से कम हो रहा है। 21, 19, 17, 15, 13 आ रहा है। मतलब ये जो 47 है ये गलत है। अगर 47 की जगह पे हम 48 करते हैं तो जो सीक्वेंस है वो फॉलो होगा और तभी जाके 35 आएगा। अगर यहाँ पे 47 हुआ तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए था 34, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो डिफरेंट है या जो गलत संयोजन है वो हो जाएगा 47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से ये वर्ड कोडिंग पर ही रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इस कोड भाषा में व्हाइट का कोड क्या होगा। व्हाइट यहाँ पर है, ब्लैक और व्हाइट, और पोस्ट व्हाइट कार दिया गया है, ब्लैक और दिया गया है व्हाइट। इन दोनों में कॉमन क्या है, व्हाइट है, और बाकी कुछ कॉमन है नहीं। तो डायरेक्ट जो कॉमन है उसी का कोड देख लेते हैं। बाकी ये जो पोस्ट है और कार है, ब्लैक और है, ये डिफरेंट है। तो इन दोनों में जो मैच करेगा वो होगा, और अगर मैच करते हैं तो क्या आ रहा है MOSE। तो जो MOSE है वो क्या हो जाएगा, व्हाइट का कोड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल हो गया, ये तो बहुत ही इजी था। तो जो कॉमन है उसी का पूछ लिया गया इसलिए इजी हो गया। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक संयोजन दिया गया है, ये किसका दिया गया है, इमेजेस का है। और इसमें पूछा गया नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, नेक्स्ट कौन सा होगा। तो अगर देखें तो जे को रिवर्स करके लिखा गया है। जे एक्चुअल में ऐसा होता है लेकिन रिवर्स किया गया है। ठीक है, जो के है उसको भी रिवर्स किया गया है, मतलब अगला जो भी आएगा वो रिवर्स होगा। अब हमें ये लग रहा है कि जो एच और आई है वो सेम है, सेम नहीं है। एच को अगर रिवर्स करते हैं लेफ्ट या राइट में या मिरर इमेज देखें तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, आई में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज इनमें भी किया गया तभी तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि 2 में हुआ और 2 में नहीं होगा। तो इन सभी में चेंज हुआ है, और इनमें चेंज इस तरीके से हुआ कि इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको अगर हम रिवर्स करते हैं लेफ्ट या राइट के क्रम में तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब देखा तो HIJK मतलब सीक्वेंस चल रहा है, तो अगला क्या होगा L, और लेकिन L सीधा नहीं होगा, L को हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करके देखेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आंसर।
ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम पे दिया गया है और डायग्राम पर बेस्ड है, तो क्या होगा, तो अगर इसको अल्टरनेट देखें तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ये बॉक्स ऐसा था और उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो ये था और ये यहाँ पर आ गया, तो ये फर्स्ट यहाँ पर था लेकिन सेकेंड पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, तो थर्ड प्लेस पर आना चाहिए। ये मतलब ये जो डायग्राम है वो यहाँ पे नीचे कवर होनी चाहिए, और नीचे किस में कवर है, ऑप्शन नंबर 4 में, मतलब जो फोर्थ है वो अपना होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट चल सकते हैं क्योंकि हम मैच नहीं कर रहा है, किसी भी सीरीज बन सकती है, या तो सीक्वेंस में चल सकते हैं या फिर अल्टरनेट। तो यहाँ पे हमने इनको अल्टरनेट देखा तो ये यहाँ से था, अगर इसको हम फर्स्ट प्लेस मानते हैं तो ये यहाँ पर आया इस वाले डायग्राम में, तो सेकंड प्लेस पर आया, मतलब अगली बार आना चाहिए थर्ड प्लेस में। तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं, तो यहाँ पे अतिव्यापित मतलब ओवरलैप किया गया है, मतलब इन दोनों डायग्राम को अगर हम एक दूसरे पे ओवरलैप करें, है ना, एक डायग्राम को दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा। तो इसमें पहला देखें, ये एरो है, इसमें भी एरो है, ये ब्लैंक है लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर पर एरो है, मतलब लगातार जो है 3 एरो आने चाहिए। एक तो पहला ऐसा आना चाहिए, दूसरा इस तरीके की एरो आनी चाहिए, और अगला फिर से इस तरीके की एरो आनी चाहिए। चौथा यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब ये डॉट डॉट आना चाहिए, मतलब सर्कल में आना चाहिए। फिलहाल इतना देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 देखो, तो तीनों एरो और ये 4 मैच हो रहा है। यहाँ पे सर्कल पहले आ गया जबकि ये ट्रायंगल आना चाहिए था, गलत हो गया। यहाँ पे जो है पहले 2 के बाद ये सर्कल आ गया जबकि ट्रायंगल तीनों आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 2 के बाद फिर सर्कल आ गया, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, तो 3 और उसके बाद सर्कल आना चाहिए था इस तरीके का, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है ये होगा अपना आंसर। तो ठीक है, ओवरलैप कर लिया, स्टार्टिंग के 3 हमने देख लिया, अगर ये मैच हो जाते तो फिर आगे के देखते, लेकिन इतने में ही सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लें, ये एरो 3 एरो हैं, फिर सर्कल वाला बॉक्स है ना एरो, तो उसके बाद फिर ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल आ रहा है। इसको देखिए, ये दोनों डायग्राम सिमिलर मैच हो रहे हैं, मतलब यही होगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है एड्रेस दिया गया है, इसमें से डिफरेंट फाइंड करना है कौन सा है। तो इसके लिए बस एक एक करके मैच करेंगे। GFJKU, 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 GFJKU मैच हो गया। 2301, 2301, 2301, 2301 मैच हो रहा है। UJFKG, UJFKG, UG यहाँ पे आ गया है G, UJFKG, बाकी सब सिमिलर हैं। और यहाँ पे जो U के बाद G आया है ये हो गया है डिफरेंट, मतलब जो थर्ड है वो हो गया आंसर, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट। ठीक है, तो ये रॉन्ग एड्रेस फाइंड करना था या गलत संयोजन फाइंड करना था, तो बस ये है अलग है, तो इसके लिए बस वही है कि पढ़ के हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड, डे, ईयर, मंथ, मिनट्स, आवर दिए गए हैं, ये तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंड आएगा, सेकेंड के बाद क्या आएगा, मिनट आएगा। तो पहला सेकेंड, उसके बाद आना चाहिए था मिनट, तो यहाँ पे मिनट मैच हो रहा है, यहाँ पे डे आ गया, यहाँ पे आवर आ गया, यहाँ पे डे आ गया, तो ये होंगे नहीं, तो मतलब ये हो जाएगा। तो सेकेंड, मिनट, आवर, मिनट से बड़ा आवर, आवर से बड़ा डे, डे से बड़ा मंथ, और मंथ से बड़ा हो जाएगा ईयर। तो ये हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट, उसके बाद कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे लगभग लगभग हैं, आपने काउंट किया होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल 23 क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, और अगर इनमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिलॉक्स से पूछा गया है। और इसके अलावा अगर देखें, ध्यान दिया हो आप लोगों ने, तो कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो है ऑड वन आउट से क्वेश्चन था, है ना, ऑड वन आउट से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑड वन आउट के अलावा जो है नंबर सीरीज या रॉन्ग सीरीज वहाँ पे पूछी गई है, तो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। और ऑर्डर रैंकिंग का एक क्वेश्चन था, है ना, ऑर्डर रैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी जो टॉपिक थे इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग में 4 क्वेश्चन थे। ऑड वन आउट से रिलेटेड या गलत संयोजन कहें तो 3 से 4 क्वेश्चन थे। सीरीज पर बेस्ड लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलेंडर का भी क्वेश्चन था, है ना, तो कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से टॉपिक सारे कवर किए हैं, और ओवरऑल इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो डिस्कशन, जो भी मैंने एनालिसिस किया है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप इसका जो सेकंड था, जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 2017 का, तो उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो वो अगला वीडियो हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू।